हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में हम हर रोज़ 5 एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज होते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट एनवायरनमेंट है। आज के दिन हम 5 एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। एंड वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, प्लीज़ डू मेंशन योर स्कोर आउट ऑफ 5 इन द कमेंट्स बिलो। अपना स्कोर ज़रूर लिखिए कमेंट्स में, और अगर कोई भी आपको डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू गेट इट रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, दिस इज़ रिगार्डिंग द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आर करेक्ट। पहला है MC मेहता and others etc versus Union of India and others etc 1986 case suggested setting up environmental courts for the first time in India. ठीक है, the tribunal, that is NGT, is not bound by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure 1908. And the third statement is NGT is mandated to make disposal of application or appeals finally within 6 weeks of filing the same. तो हमारे पास ये 3 statements है regarding NGT and you have to tell which of the above are correct or not. You can actually pause the video and you can mark the answer. Okay, so the correct answer is 1 and 2 ओनली। देखो, ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि MC मेहता केस ने ही पहली बार इन 1986 बोला था कि इन्वायरमेंटल कोर्ट्स होने चाहिए इंडिया में भी। एंड इन फैक्ट जब NGT जो है इट वाज फॉर्मुलेटेड अंडर एन एक्ट, दैट इज़ NGT एक्ट 2010। जब ये बना था तब भी सिर्फ 2 देशों में ही इन्वायरमेंटल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट था, एक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इंडिया वाज द थर्ड कंट्री टू हैव द सेम, टू हैव एन इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल, एंड फर्स्ट अमंग्स द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। Then the tribunal is not bound by the procedure laid down under the the Code of Civil Procedure. It is bound by natural justice. ठीक है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि नॉट है, राइट। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता। देन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्यों गलत है, क्योंकि 6 मंथ्स है, 6 वीक्स नहीं है, 6 मंथ्स है। तो ये वीक्स और मंथ्स को ना यू कैन ओवरलुक, स्पेशली अगर आप एग्जाम में बैठे हो और एकदम से यू माइट गेट एक्साइटेड एंड यू माइट मार्क द रॉन्ग आंसर। तो ये ज़रूर देख लें, यहाँ पे वीक है इसलिए गलत है, मंथ्स होता तो ये सही होता। ठीक है, और अभी ये न्यूज़ में था बिकॉज NGT मोस्टली न्यूज़ में रहता ही है। और इनफैक्ट अभी क्यों न्यूज़ में था, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट टू हेसन द प्रोसेस ऑफ पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स टू वैकेंसीज इन द NGT। ठीक है, MC मेहता जो केस था उन्होंने पहली बार सजेस्ट किया था कि इन्वायरमेंटल कोर्ट्स होने चाहिए। उस केस में ये सजेस्ट हुआ था, इट वाज सजेस्टेड बाय द देन CJI जस्टिस PN भागवती। ये भी आपका एक पोटेंशियल प्रीलिम्स क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको भी देख ले। एंड इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन 2010 अंडर द NGT एक्ट ऑफ 2010। मोस्टली ना आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो अगर एक्ट के तहत बनी है तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टेट्यूट के तहत बनी है। उसके बाद स्टेट्यूट भी पूछ लिया जाता है। सो मोस्टली ना ऑप्शन में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट होगा, 2-3 और एक्ट्स होंगी और नन ऑफ द अबव ऑप्शन होती है। तो मोस्टली लोग ना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे मार्क कर देते हैं, जबकि आंसर है NGT एक्ट ऑफ 2010। Then it draws inspiration from India's constitutional provision of Article 21, which assures the citizens of India the right to a healthy environment. ठीक है, then it also aims for effective and expeditious disposal of cases related to environmental protection and conservation of forest and other natural resources. कि जो भी environmental protection से related cases हैं उनका effective और expeditious जल्दी से जल्दी और effective disposal हो, जिसमें कि कोई भी legal right relating to environment and giving relief, compensation for damages to person and property and for matters connected therewith or incidental thereto. ठीक है, सो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कॉन्जर्वेशन से रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो इसके अंडर आएंगे। इट हैज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑन मैटर्स ऑफ सब्सटैंशियल क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड डैमेज टू इन्वायरमेंट ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज सच एज पोल्यूशन। इट फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और इसमें जो एक्ट्स आते हैं, जिसके शेड्यूल 1 में एक्ट्स हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, राइट।
Okay, moving on to the next question. Next question is based on the following statements you have to identify the river. तो आपके पास 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसकी बेसिस पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिवर है जिसकी बात इन 5 स्टेटमेंट्स में की जा रही है. पहली है, इन रामायणा इट वॉज नोन बाय द नेम ऑफ पंपा. Recently, a festival of this river was celebrated, which normally occurs once in 12 years. It's a major tributary of Krishna River. It originates from Kudli in Karnataka. The wedge of land that lies between this river and Krishna River is known as Raichur Dwab. So this is not only important from your geography or environment perspective, it is also important from your history point of view. ठीक है, तो अगर आपने history भी अच्छे से पढ़ी है तो this question should be easy for you. Okay, so mark your answer. So the correct answer is Tungabhadra River. So अगर हम Tungabhadra River की बात करें, so it starts and flows through the state of Karnataka during most of its course. ठीक है, then it flows along the border between Telangana, Andhra Pradesh, and ultimately joining the Krishna River near the Sangameshwaram village in Kurnool district of Andhra Pradesh. ठीक है, Ramayana में it has been known by the name of Pampa. And it is formed by the confluence of river Tunga and Bhadra river at Kudli. ठीक है, तो वहीं पे originate हुआ. Then it flows down the eastern slope of the western Ghats in the state of Karnataka. और Raichur Dwab क्या है? The wedge of the land that lies north of Tungabhadra river between Tungabhadra and Krishna, उसको Raichur Dwab भी कहा जाता है. Okay, then the third question is the term EEZ or exclusive economic zone recently heard in news is related to deemed forest, sacred groves, marine areas, coal fields. तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अपना आंसर मार्क कीजिए. तो इसका करेक्ट आंसर इज मेरीन एरियाज. EEZ क्या है? It is a zone in the sea which is prescribed by the UNCLOS, that's United Nations Convention on the Law of the Sea, over which a country has certain rights. ठीक है, EEZ एक ऐसा जोन है in over which a sovereign nation has certain special rights with respect to exploration and usage of marine resources, जैसे कि generation of energy and also natural gas and oil extraction. ठीक है, now it is an area that is adjacent to, मतलब territorial sea के साथ है. ठीक है, it is adjacent to and beyond the territorial sea. ठीक है, और इसका जो एक्सटेंड है दैट इज़ 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन. सी अगर हमारे पास ये बेस लाइन है, ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास टेरिटोरियल सी आता है, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारे पास EEZ रहता है. ठीक है, सो दिस इज EEZ. देन बेस लाइन कैसे मेजर करते हैं? इज़ द लो वाटर लाइन अलॉन्ग द कोस्ट. ठीक है, and EEZ does not include the territorial sea because it is adjacent and beyond. ठीक है, and it also does not include the continental shelf beyond 200 nautical miles. but इसमें contiguous zone आता है. ये अभी हम नीचे एक डायग्राम देखेंगे, उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा. अब EEZ में लाइक ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज पे राइट होते हैं. ठीक है, उसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ राइट्स होते हैं. और इट ऑल्सो हैज़ टू, अब जो कंट्री है उसको दूसरे कंट्री से EEZ को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. और टेरिटोरियल सी जो है वो फुल, उस टेरिटोरियल सी के ऊपर आप जो हमारा जैसे इंडिया की अगर टेरिटोरियल सी है तो उस पर हमारी इंडिया की फुल सॉवरेनिटी है, लेकिन जो EEZ है उस पर कुछ ही राइट्स हैं. ठीक है, देखो अब जैसे ये है, सो दिस इज़ दी बेस लाइन. ठीक है, ये जो लैंड है इसमें जो भी आता है वो इंटरनल वाटर्स हैं. फिर 12 नॉटिकल माइल्स तक भी है टेरिटोरियल सी. उसके बाद अप टू 200 nautical miles we have EEZ. So EEZ is adjacent to and beyond the territorial zone. It does not include the territorial sea, but it includes the contiguous zone. Contiguous zone है territorial sea जो zone है उसके बाद 12 nautical miles तक हमारे पास contiguous zone होता है. ठीक है, उसके बाद वी हैव द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, सो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद हमारे पास हाई सीज आ जाती है विच इज़ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी. और अगर हम एयर स्पेस की बात करें ना, नेशनल एयर स्पेस इज़ अप टू दिस पार्ट. ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल एयर स्पेस आ जाती है. Right, then moving on to the fourth question, a long narrow deep depression in the ocean bed, typically one running parallel to the plate boundary and marking a subduction zone is called a trench, strait, gulf or isthmus. So subduction zone होती है जब दो plate boundaries में ना ऐसे subduction होती है. This is what subduction zone is. So it leads to the formation of
trenches. So ocean trenches are a narrow topographic depression which is found in the ocean. It is formed when two tectonic plates come together and the densest sinks below the other plate, leading to what is known as subduction zone. Ocean floors पे common होते हैं और marina trench is the one which is very common and it is located in the Pacific Ocean. Finally, the last question is regarding Forest Rights Act of 2006. आपको बताना है कौन सी statements correct हैं. It primarily applies to the people residing in forest or forest land dependent on forest and forest land for a livelihood. Right? The land cannot be sold or transferred to anyone except by inheritance. It also gives the community the right to protect and manage the forest. तो ये 3 statements हैं. Please mark your answer. It's a very very simple question. So the correct answer is 1, 2 and 3. तीनों ही statements जो हैं वो सही हैं. So अभी ये न्यूज़ में क्यों था? Because J&K administration is in the process of implementing the Forest Right Act of 2006 to grant the rights to forest dwellers. FRA provides for granting of rights to forest dwellers across the country. अभी पहले ये J&K में इम्प्लीमेंट नहीं होती थी लेकिन अभी इम्प्लीमेंट होगी. सो इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द सर्वे ऑफ जो क्लेमेंट्स हैं जो क्लेम करेंगे बाय द फॉरेस्ट राइट्स कमेटीज़ फॉर असेसिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ राइट्स बीइंग क्लेम्ड एट विलेज लेवल बी कंप्लीटेड बाय January 15, 2021. राइट नो FRA जो है इट ग्रांट्स लीगल रिकग्निशन टू द राइट्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़. जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं जो ट्रेडिशनली फॉरेस्ट में रहती आई हैं उनकी लाइवलीहुड इज़ डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट लैंड, उनको एक तरह से लीगल रिकग्निशन देता है. Now everyone has to satisfy 2 conditions. They have to be residing in forest or forest lands and they have to be dependent on the forest or forest lands for a livelihood. And one has to be proof that the above conditions have been true for 75 years. ठीक है. Then a person in which case one is in other traditional forest dweller जिसको OTFDs भी कहा जाता है, और one is a member of ST and she is residing in the area where they are scheduled. ठीक है. उस केस में फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब होता है. ठीक है. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ राइट्स. वन आर लैंड राइट्स. ठीक है. नो वन गेट्स राइट्स टू एनी लैंड दैट दे हैव नॉट बीन कल्टिवेटिंग प्रायर टू December 13, 2005. Then ownership to the land that is being farmed by tribal or forest dweller is subject to a maximum of 4 hectares. ठीक है. इतनी ही आपको ओनरशिप मिलती है. ठीक है. उसके बाद ओनरशिप इज़ ओनली फॉर लैंड दैट इज़ एक्चुअली बीइंग कल्टिवेटेड बाय द कंसर्न फैमिली. मतलब कोई भी न्यू लैंड्स आर नॉट ग्रांटेड. दोज हु हैव अ पट्टा और अ गवर्नमेंट लीज बट हुज लैंड हैज़ बीन इलीगली टेकन, ठीक है, या डिस्प्यूटेड है, दे कैन क्लेम दोज लैंड्स and it cannot be sold or transferred except by inheritance. Then use rights, उसमें हमारे पास minor forest produce like तेंदुपत्ता, herbs, medicinal plants, they can be traditionally collected. इसमें timber नहीं आता है. ग्रेजिंग ग्राउंड्स के यूज़ कर सकते हैं, वाटर बॉडीज़ को यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद जो नोमैडिक या पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ यूज़ करती हैं वैसे वो यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद कैसे डिसाइड होता है हु गेट्स राइट्स? फर्स्ट द ग्राम सभा मेक्स अ रिकमेंडेशन. ठीक है. ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा में सारी विलेज असेंबली आती है, ऑल दोज हु आर अडल्ट्स. देन उसके बाद ग्राम सभा की रिकमेंडेशन गोज थ्रू 2 स्टेजेस ऑफ स्क्रीनिंग कमेटीज़. एक तालुका लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है वो फाइनल डिसीजन बनाती है. इट ऑल्सो गिव्स द कम्युनिटी द राइट टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज द फॉरेस्ट. ठीक है. सो दिस इज़ रिगार्डिंग FRA के बारे में प्लीज़ डिटेल में पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता ही आता है. सो दिस वाज रिगार्डिंग योर 5 क्वेश्चंस. और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं. थैंक यू.